हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें आपने अलग अलग मॉडल्स पढ़े। परमाणु के थॉमसन रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, अलग अलग प्रेक्षण पढ़े। रदरफोर्ड की मॉडल की जो कमियां आई थी उनको दूर करने के लिए बोहर का मॉडल आया, और उससे पहले आपने जो रेडिएशन वहां से निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन आपका घूमेगा उसके बारे में बात की। वो रेडिएशन जिसको आप ईएमआर कह रहे थे, वेव थ्योरी में आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा। साथ ही आपने क्या पढ़ा कि वो वेव थ्योरी जो कि क्या बता रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की भांति है। उसके अलावा प्लैंक ने बताया कि ये क्वांटाइज भी होती है, यानी क्वांटा और आपके पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आएगी। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या कहता है कि लाइट भी फोटोन के माध्यम में आ रही है, यानी पैकेट्स के रूप में आ रही है, और वो लाइट को अगर किस पे डाला जाएगा, किसी मेटल की सरफेस पे डाला जाएगा, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की लाइट चाहिए, यानी कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। और इस कम से कम या न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को दहलीय फ्रीक्वेंसी, दहलीय आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके, उन्होंने ये बताया। साथ ही क्या बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट जो आपकी है वो जितनी तीव्रता के साथ आएगी, जितनी तीव्र होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज्यादा होगी जो कि वहां से इजेक्ट होंगे। यानी जितनी तीव्र लाइट पड़ रही है वैसे ही इलेक्ट्रॉन तीव्रता के साथ निकलेंगे और ज्यादा संख्या में निकलेंगे। आने वाले प्रकाश और सतह पर टकराने और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच, जैसे ही लाइट सरफेस पे पड़ी और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम लैग या टाइम गैप किसी भी प्रकार का नहीं होगा। यानी एकदम से लाइट पड़ी और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट है तो आपका इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या हो जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। तो टाइम लैग वहां पर हमें देखने को नहीं मिला। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर क्या कह रहा है कि वेव की भांति तो वो है, साथ साथ वो एक पार्टिकल की भांति भी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्वांटाइज कह रहे हैं या क्वांटा की फॉर्म में कह रहे हैं। इतना आप सब लोगों ने पढ़ा और उसके बाद आती है बारी बोहर के मॉडल की, जो कि आपका क्या कह रहा है, नील्स बोहर ने सबसे पहले स्पेक्ट्रम की बात की कि किस प्रकार आपके स्पेक्ट्रम निकलेंगे। उन स्पेक्ट्रम को अभी हम आगे समझेंगे। ओके, हाइड्रोजन एटम की उन्होंने बात की, और साथ ही क्या कहा, कुछ मॉडल के लिए मैं पोस्टुलेट देता हूं, मैं बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से आपका एटम कैसा होगा। तो जो रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर उन्होंने कहा एक कक्ष होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। उन्होंने एक ही ऑर्बिट कहा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन उसके बाद बोहर आए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षा में नहीं होता, बल्कि नाभिक के चारों ओर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर जाते हैं और इनकी रेडियस अलग अलग होती है। रेडियस अलग होने का मतलब क्या है कि आपका एक कक्षा के लिए रेडियाई ये हो जाएगी, सपोज जो ये पहली है, ये आपकी पहली की, ये दूसरी की रेडियस, ये तीसरी की रेडियस, ये चौथी की रेडियस। इस प्रकार से अलग अलग रेडियस पे है सब, ये हमने देखा। साथ ही क्या बोला उन्होंने कि अलग अलग एनर्जी लेवल पे आपके क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और इनमें एनर्जी का भी डिफरेंस होगा, एनर्जी लेवल ऑब्वियसली होगा। अगर हम के की बात करें तो के निम्न ऊर्जा स्तर पर होगा एज कंपेयर टू एल, एम एंड एन। के जो है एल एम एन की तुलना में कम ऊर्जा स्तर पर है, यानी कि एल एम और एन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, के की तुलना। और अगर इन चारों में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा, वो एन का होगा।
ओके, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या बोला उन्होंने कि जितने भी एनर्जी स्टेट ये हैं सब सकेंद्रीय होंगे, यानी एक ही केंद्रक होगा, इनके लिए एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये सब उन्होंने, इसमें आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ये सब उन्होंने किससे पता लगाया, उसी स्पेक्ट्रम से पता लगाया। जब उन्होंने लाइट डाली होगी तो लाइट का क्या हुआ होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में उसका आप क्या कह सकते हैं कि वो फैली होगी, और वो फैलना ही क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रम की भांति उन्होंने बताया। हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लिया और कहा कि जैसे हाइड्रोजन का के बाहर एक ही कक्षा है और उस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऊर्जा का स्तर है या स्थायी अवस्था भी उसको आप कहेंगे। ओके, साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जब अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाता है, तो उस केस में जो आपका रेडिएशन है इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रेडिएशन का रिलेशन होगा, और वो रिलेशन किस भांति होगा, या तो उस रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होगा या वो इमिट करेगा उस एब्जॉर्प्शन को। और कब एब्जॉर्प्शन होगा, कब इमिशन होगा, ये आप लोगों ने सीखा कि जब लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या जाएगा, जंप करेगा, तो उस केस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा यानी अवशोषण होगा। वहीं पर जब हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो तब उसका इमिशन होगा। अगर कम है सपोज एनर्जी लेवल N1 में, मैं कह रही हूँ कि इस N1 में आपका इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से N2 में जा रहा है, तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद N1 से N2 पे जाना पड़ रहा है। और अगर वो वापस N3 से N2 पे आ रहा है या N2 से N1 पे आ रहा है, तो इस केस में वो ज्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, और वो एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, जो दोनों कक्षाओं का, दोनों ऑर्बिट्स का, दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है। माना इसके लिए E1 है, N1 के लिए एनर्जी लेवल, N2 का एनर्जी E2 है और इसका E3 है, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, उन दोनों कक्षाओं के बीच की एनर्जी का डिफरेंस। E3 माइनस E2 क्या हो जाएगा, N2 और N3 के बीच का डिफरेंस। और ये डिफरेंस किसके बराबर होता है, इस h न्यू के बराबर होता है, यानी इतनी एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन जब हाइयर से लोअर पे आएगा तो इमिट करेगा, या लोअर से हाई पे जाएगा तो इतना क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। साथ ही क्या देखा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी। तो यहाँ पर हमने समझा था कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपका N1 से N2 पर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस केस में डेल्टा ई इज इक्वल टू, इफ N1 की जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 है, और N2 की एनर्जी है वो E2 है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एंड अभी हमने देखा कि डेल्टा ई का वैल्यू कितना है, h न्यू के बराबर है। प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी क्या होगी, h न्यू के बराबर होगी। ओके, तो यहाँ पर h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करें तो वो हो जाएगी E2 माइनस E1 अपॉन h, जहां पर आपको पता है कि न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इतनी तीन हमने यहाँ पर पोस्टुलेट पढ़े और वो अच्छे से हमने समझ लिए थे। चौथा क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित रहता है, यानी जो कोणीय संवेग होगा वो 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, जहां पर हमें NH अपॉन 2 पाई। तो क्या आ रहा था आपका, MVR यानी कोणीय संवेग बराबर NH अपॉन 2 पाई, जहां N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इसी तरह इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगी। यानी अगर हम h अपॉन 2 पाई को देखें तो वो कैसा होगा, या तो h अपॉन 2 पाई होगा, या होगा 2h अपॉन 2 पाई, या 3h अपॉन 2 पाई, और या 4h अपॉन 2 पाई, इस प्रकार होगा। ओके,
इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, पूर्णांक गुणक के रूप में होगा, यानी हाफ के रूप में नहीं होगा, कहीं पर डेसिमल के रूप में नहीं। ओके, चूंकि ये पूर्णांक गुणक के रूप में आ रहा है, इसीलिए हमें ऑर्बिट्स क्या बताई जा रही हैं कि k की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 2 होगी, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा। ओके, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने बोहर के एटम के अकॉर्डिंग कुछ और चीजें पढ़ी। द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इज इक्वल टू 1 2 3 दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए हमने उन कक्षाओं की वैल्यू फिक्स कर दी है। k के लिए हमने 1 लिया, l के लिए हमने 2 लिया, तो वही अगर सारी कक्षाओं को हम n के रिस्पेक्ट में देखें कि n आपकी कक्षाएं हैं, तो उन n की वैल्यू अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग होगी। ये आपका नाभिक हो गया, इसके बाहर पहली कक्षा, इसके लिए n की वैल्यू 1, दूसरी कक्षा है इसके लिए n की वैल्यू 2, तीसरी कक्षा है इसके लिए n की वैल्यू 3, चौथी कक्षा है अगर इसके लिए n की वैल्यू 4, इस प्रकार आएगी। और यही कक्षाएं क्या कह रही हैं आपकी कि ये दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यही इंटीग्रल मल्टीपल जो आपके NH/2π में भी आया, उसके लिए जो भी n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगी। ओके, बी आपका है द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज, ये हमने बता दिया था कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a0। इस वैल्यू से आप त्रिज्या निकालेंगे, किसकी त्रिज्या, जिस पर वो इलेक्ट्रॉन आपका पाया जा रहा है। ओके, वेयर a0 is equal to 52.9 picometer, thus the radius of the first stationary state called the Bohr orbit is 52.9 pm। यानी ये a0 क्या है, दिस इज योर बोहर्स रेडियस, बोहर्स ऑर्बिट जिसे कहा जा रहा है, जिसकी वैल्यू है 52.9 pm मीटर। ओके, और n क्या आएगा, जिस कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अगर वो पहली कक्षा में है तो n की वैल्यू पहली हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। n की अगर वो सेकंड कक्षा में पाया जा रहा है तो n की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a0 तो आपका फिक्स ही रहेगा। तो इस प्रकार आप उसकी रेडियस प्राप्त कर लेंगे जिस कक्षा में वो पाया जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। Electron in the hydrogen atom is found in this orbit, that is n is equal to 1, जहाँ पर n is equal to 1 होता है, तो जब ये 1 हो गया तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के एटम के लिए या हाइड्रोजन का जो वो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए रेडियस इतनी ही हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर। जिस स्टेशनरी स्टेट में वो पाया जा रहा है, जिस अवस्था में वो पाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या की माप इतनी ही हो जाएगी जितनी बोहर्स ऑर्बिट की माप है। ओके, क्योंकि वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन n1 में ही पाया जा रहा है, और n1 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, और 52.9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52.9 ही आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस Rn की वैल्यू क्या हो गई, 52.9 ही होगी। ओके, एज n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, n के इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी, 1 से अगर 2 पे गया तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्या हुआ, n की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर स्थित है। अगर हमने कहा कि n की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस पर है। अगर मैं कह रही हूँ n की वैल्यू 4 है तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाली ऑर्बिट में है। तो जब n1 से n4 पे इलेक्ट्रॉन चला गया है, यानी n4 पर जाने का मतलब क्या है, अब इतनी दूर चला गया है न्यूक्लियस से।
और N1 पे पाए जाने का मतलब क्या था कि न्यूक्लियस से पास है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके तो जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी उसका क्या हो रहा है, ज्यादा एटॉमिक नंबर आ रहा है, क्योंकि ऑर्बिट्स की संख्या ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे होंगे। पहली कक्षा में भर गए, फिर दूसरी में भरे, फिर दूसरी से तीसरी में भरे, फिर चौथी में भरे। या वो क्या करेगा, ट्रांजिशन दिखाएगा। ट्रांजिशन क्या था, वही जंप करना था इलेक्ट्रॉन का, या तो हाइयर से लोअर पे आएगा या लोअर से हाई पर जाएगा। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया था। इसको जल्दी से नोट करेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। Next point है, the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state। अब हमने रेडियस की बात तो कर ली कि त्रिज्या कितनी होगी उस स्टेशनरी स्टेट की जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी का भी पता करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं अलग अलग एनर्जी स्टेट जो है, अलग अलग ऑर्बिट जो है, उनकी एनर्जीज अलग अलग हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, तो वो एनर्जी कितनी होगी, तो वो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आता है ई एन, यानी एन मतलब क्या है, जिस एनर्जी में आपका, जिस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, एन वो वाली ऑर्बिट है, तो वो 1 हो सकती है। अगर आप पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो E1 कहेंगे। अगर आप सेकेंड वाली में देख रहे हैं कि सेकेंड वाली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पर एन के लिए क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। और उसी प्रकार से आप यहाँ वैल्यू भी चेंज करेंगे, तो वो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n², जहां n की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। कैसे कि वो कौन सी कक्षा में पाया जा रहा, where RH is Rydberg constant whose value is 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। ओके इतना समझ में आया, जल्दी से इसे नोट करेंगे एक्सप्रेशन को। ये इक्वेशन, ये समीकरण आपको क्या बताएगा, उस एनर्जी की वैल्यू बताएगा। अभी तक हमने त्रिज्या निकाल ली कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन इस N1 पे पाया जा रहा है, तो मुझे इसकी त्रिज्या पता करनी है, और त्रिज्या क्या होगी, ये सेंटर न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस, ये हमने प्राप्त कर ली थी, क्योंकि N1 की हमें वही है जो बोहर्स के ऑर्बिट की है, वही N1 की हो जाती है। लेकिन अगर मुझे N2 की निकालनी है, यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताना है कि इस ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी है, फिर जो वो एक्सप्रेशन आपका आया था Rn इज इक्वल टू n² इंटू A0, तो वहां से मैं यहाँ ये वाली डिस्टेंस पता कर लूँ, न्यूक्लियस से इस N2 की दूरी कितनी है, वही तो त्रिज्या होगी N2 के लिए। ओके अब मुझे पता करना है कि इस N2 पर एनर्जी कितनी है, तो वो यहां से निकलेगा। यहां से कैसे निकलेगा, अगर मैं N1 के लिए देखूं पहले, तो N1 के लिए आपका En क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू माइनस RH 1/n², माइनस RH आपका कितना है, ये वैल्यू है -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1/n की वैल्यू कितनी आएगी, N1 की बात कर रही हूँ उसके लिए, n की वैल्यू 1 आएगी, 1/1 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी E1 की एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ओके ये आपकी E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपका पहली जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। ओके जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे समझेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूं अगर कि आपका इलेक्ट्रॉन अभी N1 पे था, अभी N2 पे है,
इसके लिए मुझे एनर्जी बतानी है, N2 की एनर्जी बतानी है मुझे। N2 का मतलब कि दूसरा जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसके लिए E2 लिख लेती हूँ मैं। E2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस RH एन 1/n का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 2 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो लिख लीजिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -0.4 4 5 जा 20 होता है आपका, फिर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 10 4 5 जा 20। ओके, तो इतना आपका सेकेंड एनर्जी लेवल का एनर्जी हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए। तो इस प्रकार सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जिस भी एनर्जी लेवल की एनर्जी आपको देखनी है वो आप इस फंक्शन से या इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको RH की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पता है। ओके, इतना समझ में आया। दूसरा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये इस नाभिक के न्यूक्लियस के प्रभाव से मुक्त हो गया, प्रभाव से मुक्त होने का मतलब है कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी घूमने का मतलब क्या है, n की वैल्यू अब इन्फिनिट हो। ओके, तो यहाँ पर फिर आप उसकी एनर्जी को बता नहीं पाएंगे। तो इस स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली मूव कर रहा है, और इस स्टेट को आप क्या कहेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन है वो आयनाइज्ड हो गया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इससे। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सप्रेशन से आपकी जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जीज भी कैलकुलेट कर ली हैं कि किस तरह से वो किस एनर्जी लेवल पर पाए जा रहे हैं। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो क्या है संबंध है या क्या है, जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, अगर वो न्यूक्लियस के प्रभाव से मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रभाव से मुक्त हो गया, मतलब अभी वो किसी एनर्जी लेवल पे नहीं पाया जा रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और उस केस में हम कहेंगे कि आपका हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज्ड हो गया है, आयनित अवस्था में वो पाया जा रहा है। ओके, इतना समझ गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ रही है, ये आपको क्या बता रही है कि हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को उत्सर्जित कर रहा है। ओके, और उस केस में ये माइनस यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको भी नोट करिए साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आप हम किसके लिए पढ़ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे पाया जा रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी ये सारी की, वहां पर कहाँ पर आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसकी एनर्जी किस प्रकार होगी। चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसमें एक ही ऑर्बिट है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। क्या और एटम्स ऐसे हो सकते हैं, तो आप कहते हैं कि ऐसे कई और एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है। अगर मैं हीलियम में प्लस लगा दूं, यानी इसने एक 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 2 इसका परमाणु क्रमांक था, इसने क्या किया, ये बना लिया, एक पॉजिटिव बना लिया, यानी दे दिया, तो इसका अब एटॉमिक स्ट्रक्चर किसके समान हो जाएगा, हाइड्रोजन के समान हो जाएगा। और लिथियम पे अगर +2 चार्ज लगा दें तो ये भी हाइड्रोजन के समान हो जाएगा।
बेरिलियम पर अगर +3 चार्ज लगा दें तो ये भी किसके समान हो जाएगा, हाइड्रोजन के समान हो जाएगा। तो ये सब हाइड्रोजन के समान हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या हाइड्रोजन के समान हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है, क्या Z की वैल्यू 1 ही रहेगी सारे केसेस में? तो आप कहेंगे कि Z की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। अगर ये तो सिर्फ किसके लिए था, इतना पार्ट हमने हाइड्रोजन के लिए देखा, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, लेकिन इनकी बात करेंगे तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। लिथियम के लिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप क्या कहेंगे कि ये और निगेटिव होता जाएगा। कौन, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा ऋणात्मक होने लगेगी। ओके, तो आप कहते हैं कि उस फॉर्मूले से हम इन सारे स्पीशीज की एनर्जी कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगी, ज्यादा ऋणात्मक होगी, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना। ओके, सेम इतनी नहीं होगी जो मैंने पहले बताया। ये वैल्यू किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अलग इन स्पीशीज की बात करें, अलग अलग आयंस की बात करें तो इनके लिए ज्यादा ऋणात्मक वैल्यू आएगी। ओके, तो होपफुली आपको इतना इस सेशन में अच्छे से समझ में आया होगा। बोहर का परमाणु मॉडल यहाँ पर हमने उसके सारे पोस्टुलेट अच्छे से समझ लिए हैं। अब बारी आएगी आपके नेक्स्ट सेशन में स्पेक्ट्रम को समझने की। आपका स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम आप वहां पर पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे। ओके, और इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।